हाय गाइस, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। देखिए, मिड कैप सेबी के अकॉर्डिंग सिर्फ 101 स्टॉक्स को लेके 250 जो टॉप स्टॉक है उसी में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब मिड कैप के पास सिर्फ 150 स्टॉक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें लार्ज कैप इतना कम रिटर्न भी नहीं होता है, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क बहुत कम है तो इसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा कम होता है लार्ज कैप में। लेकिन वही मिड कैप में रिस्क तो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न ऑलमोस्ट स्मॉल कैप या स्मॉल कैप से बहुत बार ज्यादा भी दे देता है। इसीलिए आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। करंटली एक और प्रॉब्लम मैंने देखा कि बहुत कोई वीडियो बना रहे कि एक कोई वेबसाइट में चले गए और उसमें 4-5 फिल्टर लगा दिए। 4-5 फिल्टर लगाने के बाद सिर्फ 3-4 म्यूचुअल फंड बचता है और उसी 3-4 म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही गलत है, क्योंकि सेम अगर वही 4 फिल्टर अगर लास्ट ईयर लगाए होते हैं ना, तो आपको कोई और 3 नया फंड मिलता। इस साल कोई डिफरेंट 3 फंड मिल रहा, अगले साल लगाओगे तो अगले साल और नया 3 फंड मिलेगा। तो क्या आप हर साल फंड को चेंज करते रहेंगे? जब आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 7 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना ही करना है। उससे कम का अगर टाइम होराइजन है तो आपको मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और 7 ईयर में कंटिन्यूअस अगर हर ईयर आप अगर फंड चेंज कर रहे हो, भले ही आप मिड कैप में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कंटिन्यूअस अगर आप फंड चेंज करते जाओगे तो आपको कभी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा ही नहीं। और स्टॉक मार्केट में असली पैसा कंपाउंडिंग से ही बनता है, ना कि कुछ 1 साल या 2 साल का रिटर्न से। इसीलिए हम लोग ये 4 फंड का कंपेरिजन बहुत डिटेल्स में किए हैं। और आप भी अगर कोई म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो तो पूरा डिटेल कंपेरिजन करने के बाद ही आपको उसको चूज करना चाहिए। इस वीडियो को आप एक एजुकेशनल पर्पस में देखिए कि सारा पैरामीटर को कैसे हम लोग देखते हैं, ताकि आपको फंड चूज करने में हेल्प हो। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि एचडीएफसी, निप्पॉन, एडेलसोएस एंड एसबीआई का मिड कैप फंड का कंपैरिजन। सारे के सारे फंड 2013 में लॉन्च हुआ, तो सारे फंड में पास्ट 12 ईयर का आपको ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। और जहां फंड मैनेजर का देखा जाए तो सारे फंड में आपको 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाला फंड मैनेजर मिल जाएगा। मतलब इसे ऐसे नहीं कि कोई नौसिखिया लोग इसको फंड को मैनेज कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस लोग इस सारे फंड को मैनेज कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग यही 4 फंड को चूज किए, क्योंकि नया नया और भी बहुत सारे फंड आए हुए हैं जो इसका एयूएम इससे ज्यादा है, लेकिन उसमें लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से हम लोग उस फंड को नेग्लेक्ट कर दिए। एयूएम वाइज अगर देखा जाए तो लगभग 90,000 करोड़ का एयूएम है एचडीएफसी का। सेकंड नंबर पे आता है निप्पॉन का 41,000 करोड़, थर्ड नंबर पे आता है एसबीआई का, और फोर्थ में आता है एडेलसोएस का सिर्फ 12,600 करोड़ के आसपास। एसबीआई को लेके मुझे थोड़ा कंसर्न है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब बेंचमार्क अगर देखा जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इंडेक्स है। टीआरआई मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स। जो नॉर्मल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स होता है और ये इंडेक्स में दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि इस इंडेक्स में डिविडेंड एडेड है और जो नॉर्मल इंडेक्स होता है उसमें डिविडेंड एडेड नहीं होता। इसीलिए ये लोग टीआरआई इंडेक्स को ही बेंचमार्क मानते हैं, ना कि नॉर्मल इंडेक्स को। अगर कैश होल्डिंग देखे तो एचडीएफसी ने 6.28% का कैश होल्ड किया हुआ है। उसके बाद एसबीआई ने लगभग 3.75 का कैश होल्ड किया, डेट में 0.12%, तो लगभग 4% का कैश होल्ड है एसबीआई के पास। थर्ड नंबर पे आता है एडेलसोएस का 2.83% एंड फोर्थ नंबर पे आता है निप्पॉन का 1.92% कैश होल्डिंग। डेट पे ये तीनों ने किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ एसबीआई ने इन्वेस्ट किया डेट फंड में। और ये चारों फंड में से किसी ने आउट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा टेक्निकल कंपैरिजन देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाता है निप्पॉन का, फिर आ जाता है एचडीएफसी और फिर एडेलसोएस का। लेकिन एडेलसोएस का एक्सपेंस रेशियो 0.4, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है एसबीआई का। लेकिन क्रिसेल का रेटिंग देखिए 5 स्टार रेटिंग दिया है। वही एसबीआई को क्रिसेल का रेटिंग सिर्फ 1 स्टार का मिला है और एचडीएफसी एंड निप्पॉन को 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर ड्रॉडाउन देखा जाए तो ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा कितना गिरा है ये फंड। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर गिरा हुआ है तो वो है 36.96 एडेलसोएस ने। अगर ऑलमोस्ट एवरेज देखा जाए तो सभी ने लगभग 36 के आसपास ही गिरा हुआ है और एवरेज कैटेगरी भी 36.5 के आसपास गिरा हुआ है। तो ड्रॉ डाउन में सभी लगभग बराबर ही है। और 1 ईयर नेगेटिव रिटर्न आने का चांसेस अगर देखा जाए तो एडेलसोएस में सबसे ज्यादा है 3.7% एंड सबसे कम है निप्पॉन इंडिया 1.97% है। वही अगर 3 ईयर में देखा जाए तो किसी में नेगेटिव रिटर्न आने का चांस नहीं। इसका मतलब अगर आप लास्ट 3 ईयर में इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव रिटर्न बन ही जाता। नेक्स्ट अगर सेबी के अकॉर्डिंग देखे तो मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर रेस्ट्रिक्शन है कि वो मिड कैप स्टॉक में 65% मिनिमम उनको इन्वेस्ट करना ही है। और मिड कैप स्टॉक हम लोग का देश में सिर्फ 150 स्टॉक्स ही है सेबी के अकॉर्डिंग। तो उसमें से अगर देखा जाए तो एचडीएफसी का मिड कैप स्टॉक्स ने 78 स्टॉक्स रखे हुए हैं और सबसे ज्यादा निप्पॉन ने 101 स्टॉक। और सबसे अगर कंसंट्रेटेड बेट किसी ने खेला है तो वो है एसबीआई ने, सिर्फ 58 स्टॉक रखे हुए हैं। और कैटेगरी का एवरेज देखा जाए तो लगभग 65 स्टॉक्स है। नेक्स्ट अगर बीटा देखते हैं, बीटा ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा वोलेटाइल है। अगर 1 से जितना नीचे होगा वो उतना लेस वोलेटाइल होगा, 1 से जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो इसमें वोलेटिलिटी में देखा
देखा जाए तो एसबीआई सबसे कम वोलेटाइल है एंड सबसे ज्यादा वोलेटाइल है निपॉन 0.96%। वही एचडीएफसी 0.86% वोलेटाइल है एंड एडेलस्वेयर 0.94% एंड कैटेगरी एवरेज 0.94 है। मतलब वोलेटिलिटी में एसबीआई ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब आते हैं मेन पार्ट में कि लास्ट इसमें रिटर्न कितना दिया है। सारे चीजें तो ठीक है, एक्सपेंस रेशियो है, वोलेटाइल है कि नहीं, वो सब तो बात की बात है, मेन है कि रिटर्न कितना है। अगर एक साल का रिटर्न देखे तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया एचडीएफसी का मिड कैप फंड में 3.67, जबकि कैटेगरी में भी देखा जाए तो -1.81% है। और सबसे खराब परफॉर्म किया एसबीआई ने 3.48% नेगेटिव रिटर्न। वही एडेलस्वेयर्स में 0.22% का नेगेटिव रिटर्न है, निपॉन में 1% का लगभग नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन अगर 3 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो कैटेगरी ने 20.62% का रिटर्न दिया और इसमें भी सबसे खराब परफॉर्म किया एसबीआई ने 16.62% और सबसे अच्छा परफॉर्म किया एडेलस्वेयर्स ने 25.38% और उसके बाद एचडीएफसी में भी 25% का रिटर्न दिया और निपॉन ने 23.75%। सेम अगर 5 ईयर का देखते हैं तो कैटेगरी ने 22.18% का रिटर्न दिया और इसमें भी सबसे खराब परफॉर्म किया एसबीआई ने 21.89% का। 5 साल में कंटिन्यूअस ये खराब परफॉर्म किया और सबसे अच्छा परफॉर्म किया एडेलस्वेयर्स ने 27.07% का। उसके बाद आता है एचडीएफसी एंड निपॉन ने 26% के आसपास का रिटर्न दिया इन दोनों ने। और 10 ईयर का देखे तो 10 ईयर में कैटेगरी ने 16.52% का रिटर्न दिया, ये सीएजीआर टर्म है, और इसमें भी एसबीआई ने खराब परफॉर्म किया 15.6% का, जबकि सबसे अच्छा परफॉर्म किया एडेलस्वेयर्स ने 19.88% का। उसके बाद एचडीएफसी ने 19.38% और फिर निपॉन ने 19.09%। तो इससे ये पता चला है कि एसबीआई ने कंटिन्यूअस 10 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इवन कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाया। और इसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है एसबीआई के साथ। इवन आप देखोगे एसबीआई का स्मॉल कैप फंड में भी, उसमें भी बहुत सारा दिक्कत आ चुकी है। अब देखो एक्चुअल रिटर्न्स में क्लियर पिक्चर नहीं देता, इसलिए हमें रोलिंग रिटर्न्स भी देखना जरूरी है। अगर रोलिंग रिटर्न देखे लास्ट 1 ईयर का तो कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 26.45% का रिटर्न दिया है और इसमें भी एसबीआई ने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाया। और इसमें सबसे अच्छा अगर परफॉर्म किया तो एचडीएफसी ने 28.89, उसके बाद निपॉन ने 26.82, उसके बाद एडेलस्वेयर्स ने। 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न देखा जाए तो कैटेगरी ने 27% का रिटर्न दिया और इसमें भी एसबीआई ने उसको बीट नहीं कर पाया। और सबसे अच्छा परफॉर्म किया इसमें एचडीएफसी ने 28.92%, फिर 28% निपॉन ने, फिर एडेलस्वेयर्स ने 26.73। और अगर 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न देखे तो कैटेगरी एवरेज बहुत ही अच्छा 30% का रिटर्न दिया है। और उसमें एसबीआई का देखा जाए तो एसबीआई इसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 28.74%। वही सबसे अच्छा अगर परफॉर्म किया तो एडेलस्वेयर्स ने 31.19%। लॉन्ग टर्म पे एडेलस्वेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आता है निपॉन में 30% और उसके बाद एचडीएफसी ने ये भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास। आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कितना कंसिस्टेंसी है इसका रिटर्न में। ये नहीं बताता कि कौन सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है और कौन सबसे ज्यादा कम रिटर्न दे रहा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कंसिस्टेंट रिटर्न के अकॉर्डिंग एसबीआई कंसिस्टेंट रिटर्न दिया, मतलब कंसिस्टेंट एक जैसा वो रिटर्न दे रहा। इसको अगर समझने के लिए देखा जाए तो कोई स्टूडेंट मान लो किसी टाइम पे 60% लाता है, कभी 95% ला जाता है और कभी फेल हो जाता है, तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत पुअर रेटिंग मिलेगा उस स्टूडेंट को। लेकिन अगर वही कोई स्टूडेंट अगर कंटिन्यूअस 60 का परसेंटेज लेके आ जाता है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे ये प्रेडिक्ट लगाया जा सकता है कि वो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन वही पहला स्टूडेंट जो है कभी 90 ला रहा, कभी फेल हो जा रहा, तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस मामले में एसबीआई का म्यूचुअल फंड है सबसे अच्छा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, लगभग 12%, और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है एडेलस्वेयर्स का 15.3% और कैटेगरी का है 15.67। और शार्प रेशियो ये बताता है कि कितना रिस्क लेने पे उसके ऊपर कितना रिटर्न बन रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर रिस्क के कंपेयर में रिटर्न जो अच्छा बना के दिया वो है एचडीएफसी, उसके बाद आता है निपॉन का, नेक्स्ट आता है एडेलस्वेयर्स और सबसे खराब परफॉर्म यहाँ भी एसबीआई का है कि ये रिस्क तो अच्छा खासा ले रहा लेकिन उस हिसाब से वो रिटर्न नहीं बना के दे पा रहा। और कैटेगरी का एवरेज है 0.94, यह भी ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया। और अल्फा ये बताता है कि बेंचमार्क के अकॉर्डिंग कितना अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, उसमें एचडीएफसी सबसे बढ़िया है, लगभग 4% का अल्फा जनरेट करके दिया है। उसके बाद आता है निपॉन का 2.15%, फिर आता है एडेलस्वेयर्स का 1.63 और सबसे खराब यहाँ भी एसबीआई का मिड कैप फंड है -1.67, मतलब कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को भी ये बीट नहीं कर पा रहा। और कैटेगरी एवरेज जो है 1.5% है। ये देखिए आपको टेक्निकल एंड रिटर्न्स ये सब चीजें समझ में आ गया, लेकिन कुछ आपको माइंडसेट भी समझना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एसबीआई कंटिन्यूअस खराब परफॉर्म करने के एक रीजन ये है कि एसबीआई को परफॉर्म करने का जरूरत ही नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि लोग जो रिटायर होकर पीएफ का पैसा लेके वो बैंक में जाते हैं एसबीआई का, और वहां पर किसी ने उसको म्यूचुअल फंड बेच देते हैं धोखे से। तो जब इस तरह से किसी फंड के पास पैसा आता रहेगा तो उसको परफॉर्म करने का जरूरत ही नहीं है।
और ज़्यादा फंड को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी रीज़न से एसबीआई को मैं अवॉइड करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन जो बाकी का फंड्स है, इन सब फंड्स को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। अगर फंड अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते हैं, तो आगे से उसके पास फंड नहीं आएगा। होप आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अगर आप खुद से फंड को एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो ये जितने पैरामीटर्स मैंने बताए, ये पैरामीटर्स आप खुद से भी गूगल पे सर्च करके अपना फंड को एनालाइज़ कर सकते हैं। आपका एक्जिस्टिंग जितना भी फंड है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।